सब लोग आ गए हो या कोई छूट गया अभी? सब आ गए हो ना? चलो सर मुझे एक डाउट पूछना था। पूछ लो। लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है? एनर्जी को एंथैल्पी बोला जाता है। एनर्जी एंथैल्पी सिनोनिम्स है। जैसे ठीक है। कोई आयनिक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसमें भी लैटिस एनर्जी लगती है, और जब कोई आयनिक हाँ, बॉन्ड जुड़ता है उसमें जो रिलीज बनता होती है। है हाँ, वो भी लैटिस एनर्जी होती है। तो देखो बेटा, एंथैल्पी का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या है ना? ये तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली जो एनर्जी है, एनर्जी का ही एक टाइप, जैसे वर्क और हीट क्या है बेटा, दोनों एनर्जी है ना? वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है ना? पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक यस एनर्जी सर। है। तो ये सब क्या बेटा, यस सर। एनर्जी का एक फॉर्म है। तो अगर तुम लैटिस एनर्जी बोलो या लैटिस एंथैल्पी बोलो, है ना, तो एनर्जी मतलब क्या, जो एनर्जी तुम बोल रहे हो वहां पर वो एंथैल्पी ही है। ठीक है। तो लैटिस एनर्जी, अगर तुम एक बॉन्ड को मान लो, ए और बी में एक बॉन्ड तुम बना रहे हो, तो बॉन्ड बनाने में जितना एनर्जी लगेगा उतना ही एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में भी लगेगा। याद रखो, कोई एक पर्टिकुलर तुम बॉन्ड बना रहे हो, ऐसे तुमने H2 बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो H2 बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगा उतना ही एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में भी लगेगा। इसलिए जो लैटिस एनर्जी है, कभी कभी फॉर्मेशन एनर्जी भी लिखा जाता है वहां पर, कभी कभी बॉन्ड ब्रेक करके भी उसको डिफाइन किया जाता है कि अगर तुमने एक मोल सब्सटेंस को तुमने ब्रेक किया तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको तुम लैटिस एनर्जी बोलोगे। या फिर तुम ये बोल सकते हो उसका उल्टा, कि एक मोल लैटिस बन रहा है तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको तुम बोलोगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, यूज समझ में आ रहा है? यस सर। आया बेटा समझ? ओके, और कोई डाउट है? नो सर सर। आपने हाइड्रेशन एनर्जी में वो जो डेल्टा कैपिटल एच फिर स्मॉल एच करा था उसका क्या मतलब था? डेल्टा एच जो एनर्जी है यहाँ पर, उसको डेल्टा एच लिखा गया। डेल्टा एच क्या एनर्जी, जो स्मॉल एच है ये हाइड्रेशन का इनिशियल है। ठीक है। तो डेल्टा एच एच मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ हाइड्रेशन एनर्जी। ये पूरे का मतलब क्या है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं यहाँ पर, चाहे तुम एंथैल्पी बोलो चाहे तुम एनर्जी बोल दो। ठीक ओके है, सर। और कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट? नो सर। नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड देखा, कोवेलेंट बॉन्ड को भी देख लिया बेटा, है ना? तो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में, कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बन रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है। तो जैसे अगर H2 का, H2 मॉलिक्यूल का तुम्हें लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था इस तरह से बना होगा यहाँ पर, है ना? तो ये तो हो गया H2 वाला। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर मीथेन का। ठीक है, मीथेन। तो मीथेन में अगर तुम्हें इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मीथेन का, तो याद रखो, है ना, जो सेंट्रल एलिमेंट है, जो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता हो, ऐसा एलिमेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, उसको हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है। तो ये तुमने बेटा इसका स्ट्रक्चर देखा होगा मीथेन का, है ना, इस तरह से देखा था बेटा स्ट्रक्चर यस मीथेन का। सर। अच्छा सर। यस हाँ। सर। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर तुम बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने या दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयर किया होगा। तो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से क्रॉस क्रॉस क्रॉस। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट बना दो यहाँ पे, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, है ना? तो कुछ इस तरह से मिथेन बना होगा। समझ में आ रहा बेटा? मिथेन इस तरह से बना होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्लियर दिख रहा होगा सबको, यस है सर। ना? यस सर। तो जब जब तूने मिथेन बनाया बेटा यहाँ पर, तो जो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाना हो, मान लो तुम्हें डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है,
डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? जैसे तुम ले लियो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ O2 मॉलिक्यूल का, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में दो जो ऑक्सीजन है ना, इसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन को बना दो, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है, याद है बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो ये ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? जो लास्ट डिजिट होता है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। Yes, ऑक्सीजन के sir. पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। 6. 2 2 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से तुम ड्रॉ करते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों ही ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन को चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑक्सीजन को भी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो शेयरिंग हुआ है, डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। जो कॉमन तुम्हें दिख रहा है, जो वेन डायग्राम में जो कॉमन एरिया है वहां पर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक एटम से शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्म में होगा ऑक्सीजन, ठीक है, ये कुछ इस तरह होगा, O डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अगर तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन का। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। जैसे N2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, N2 में जो फर्स्ट नाइट्रोजन है और जो सेकंड नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का इस तरह से शेयरिंग हुआ। याद रखो बेटा, नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। तो क्रॉस देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्रॉस मैंने बनाया, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयरिंग करा दो, यहाँ पर शेयरिंग करा दो इस तरह से, है ना। देखोगे यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। तो इस नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? सॉरी, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 3. अगर तुम फर्स्ट नाइट्रोजन बात करोगे, फर्स्ट नाइट्रोजन के पास कितने नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड में है ना, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये वाला, है ना, ये किसी भी बॉन्ड में नहीं है। Yes, sir. ठीक है, तो इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर बोला जाए कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा बेटा? 1। लोन पेयर बोला जाए तो 1 हो जाएगा। सेकेंड नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगा, तो फर्स्ट के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा बताओ? N2 में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा बेटा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं, आगे बढ़े बेटा? yes, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बता दिया है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है, उसको तुम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल दोगे, ठीक है। से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड में है यहाँ पर, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। तो आगे हम लोग पढ़ने बेटा यहाँ पर फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure. Lewis dot structure in general do not represent the shape of molecule. तो ये देखो जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखा गया है, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है।
तो थर्मल चार्ज Fc ऑन एन एटम इन ए लिविस स्ट्रक्चर। तो ये जो फॉर्मूला बस उसी को है ना सेंटेंस के फॉर्म में ऊपर लिख दिया गया, ठीक है, एक सेंटेंस फ्रेम करके ऊपर लिख दिया गया इसी फॉर्मूले को। ओके बेटा, तो क्या लिखा हुआ इसको हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन लिविंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो सम होगा इन तीनों का, है ना, यहाँ पर तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करोगे हाफ टू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें मिल जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो जैसे अब यहाँ पर ओजोन बनाया गया है, ठीक है, ये जो O3 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल में यहाँ पर असाइन किया गया है एटम को 1 2 3, जो यहाँ पर लिखा गया एटम है ना, और जो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन देखो ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो तीनों को यहाँ पर अलग अलग लेबलिंग किया गया है। ऊपर वाले को नंबर 1 बोला गया, इस वाले को नंबर 2, इस वाले को नंबर 3 बोला गया। अगर तुम्हें तीनों एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालोगे बेटा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे निकलेगा फॉर्मूले से, तो देखो यहाँ पर, जैसे मान लो तुम्हें इस ऊपर वाले नंबर 1, ठीक है, चलो पहले मैं नंबर 1 का निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1, ठीक है, एटम 1 पर तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो फॉर्मूला लगाओगे बेटा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम। तो यहाँ पे एटम कौन सा बेटा, बोलो एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, बोलो ऑक्सीजन है, बोलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ बोलो, ठीक है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, ठीक है, तो मुझे मालूम नहीं चलता कि कनेक्शन है या नहीं है ना, बोलते रहो बेटा बीच बीच में ना। ओके सर। ठीक बेटा, Okay, तो sir. बीच बीच में जिसका भी माइक सही है, ठीक है, बोल सकता है, वो बोलते रहो। तो फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है ना, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन 6, वेरी गुड बेटा, 6 होगा। ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो -2 कर दिया, -1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर्ड है, ठीक है, तो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर तुम काउंट करोगे, है ना, यहाँ से। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर तुम्हें एक बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, है ना, एक कोल्ड बॉन्ड यहाँ पर, जितने बॉन्ड होगा बेटा उसका डबल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुम्हें। यहाँ देखो, इस बॉन्ड में तुम्हें 2 मिलेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में 4 होगा कि नहीं बेटा, सिंगल बॉन्ड में 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और डबल बॉन्ड में 4 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या लिखूं, 6 लिख दूं, तो 6 लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 6, तो काउंट करोगे तो 6 - 2 - 3, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया बेटा, एटम नंबर 1 पर +1 आया कि नहीं बेटा, फॉर्मल चार्ज +1। तो एटम नंबर 1 के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है, एटम नंबर 1 के ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ +1। ठीक है, एटम 1 पर फॉर्मल चार्ज +1 आ गया। अब एटम 2 पर निकालना, एटम 2 पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ओके, तो एटम 2 पर निकालते हैं, तो तुम लोग निकालो, तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एटम 2। ठीक है, एटम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, तो 6 होगा यहाँ पर, 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ, देखो 2 + 2 4 दिख रहा है यहाँ पर, 4, यस, माइनस कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर,
दो बॉन्ड बनाया है यहाँ पर, देखो डबल बॉन्ड 4 कितना होगा 4। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 4 माइनस 2 जीरो आ रहा है। यस सर। यस सर। तो एक मिनट ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जीरो हो, सॉरी टोटल फॉर्मल चार्ज यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज यहाँ पर जीरो हो गया। तो एटम 3 पर तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, एटम 3 पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 3। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें नॉन बॉन्डिंग 4 कैसे आया? यहाँ पर तुम इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर तुम्हें मिलेगा, ठीक है 4 मिलेगा। तो यहाँ मैंने बना दिया पहले से, ये 4 दिख रहा है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगा जहां पर मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, वहां हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उस मॉलिक्यूल का, फिर उसके बाद उसका थर्मल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं इस पर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो एटम नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा। 3 पर एटम 3 पर थर्मल चार्ज निकालो। एटम 3 पर थर्मल चार्ज क्या आएगा बेटा, बताओ तुम लोग सर 1 सॉल्व करके बताओ। -1 कितना आ रहा है बेटा, -1। यस सर। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 6 होगा। 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर 6 दिख रहा है। 6 माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर -1 आ रहा है। ठीक है, -1। तो थर्मल चार्ज कितना होगा बेटा यहाँ पर -1। तो थर्ड एटम में यहाँ पर थर्मल चार्ज -1 आ गया। ठीक है, तो क्लियर है सबको, थर्ड एटम पर थर्मल चार्ज -1 है। यस सर। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और उठाते हैं बेटा। यहाँ पर देखते हैं इस मॉलिक्यूल में कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन दोनों का थर्मल चार्ज निकालेंगे। कार्बन पर क्या थर्मल चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर क्या थर्मल चार्ज आएगा निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसका तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। पहले सबसे पहले इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन और यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ ड्रॉ करोगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4 ड्रॉ कर दिया। और हाँ बेटा बोलो, ऑक्सीजन का 4 होगा। 1 2 3 4 5 6 होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कार्बन को कितना हाइड्रोजन बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ। 4 तो 4 दे दो कार्बन को। और ऑक्सीजन को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2। तो 2 इस ऑक्सीजन को दे दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम निकालोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा बेटा कितने लोन पेयर है कार्बन के पास। तो यहाँ पर निकालोगे थर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन के पास बताओ। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम 4। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने लोन पेयर है कार्बन के पास 1 सर 1 लोन पेयर 1 है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखना टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1/2। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 6 है। तो 6 है बेटा। टोटल यहाँ काउंट करना, टोटल 6। टोटल बेटा ये वेन डायग्राम जितना भी है ना टोटल शेयरिंग में पूरा काउंट करना है। ठीक है, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 है ना सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर बेटा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो दो क्रॉस यहाँ दिख रहा है, ये किसी भी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर। तो इसको ड्रॉ कर दो, 4 - 2 - 3 कितना आ रहा है ये सॉल्व करने के बाद? सर माइनस सर -1 -1 आ गया। अब ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन देखो, हाँ ऑक्सीजन का निकालो। थर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, बताओ कितना होगा? घर के बताओ, तुम लोग खुद से बताओ ऑक्सीजन का कितना आ रहा है। सर -2 -2 आ रहा है। सही से किया बेटा, -2 आ रहा है तो वो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे 6 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 होगा, माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ पर भी होगा, तो 6 - 2 - 3, तो यहाँ पर +1 आ रहा है बेटा। कैसे तुमने सॉल्व किया? +1 ही तो आ रहा है ना, देखो तो सबके हाफ सबका करना भूल +1 आ गया रहा है, यस सर बना। ठीक है, तो +1 होगा। तो वैसे तो बता सकता बेटा, अगर कार्बन के ऊपर -1 है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? +1 होगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होना है ना। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा यहाँ पर? कार्बन के ऊपर -1, ऑक्सीजन पर +1 होगा। तो इस तरह से तुम फॉर्मल चार्ज निकालोगे। तो समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे सर आगे फॉर्मल चलिए बेटा। चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है? नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है, फॉर्मल चार्ज अलग होता है, ठीक है। सर एक तो बार इसकी ऊपर एग्जैक्ट फॉर्मल डेफिनेशन चार्ज क्या है? क्या बेटा? सर थोड़ा सा ऊपर सर कर दो। मतलब फॉर्मल यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर जो तुमने ये ऑक्टेट रूल पढ़ा है, ऑक्टेट रूल में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने, जो तुमने यहाँ पर डायग्राम बनाया, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तुम देखोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, क्या वो इक्वल शेयरिंग है? देखो यहाँ पर जो तुमने सीओ बनाया यहाँ पर, क्या इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग हुआ है? नहीं ना। तो सर ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने Yes. ज्यादा दिया, एक ने कम दिया, ठीक है। तो किसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया बेटा? बताओ दोनों में किसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया? ऑक्सीजन ने दिया ज्यादा। ऑक्सीजन ने। जो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? प्लस। बताओ। प्लस। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। क्या है? प्लस आया है ना। यस और सर। जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर माइनस, माइनस। ठीक है। तो ये जो तुम लेविस स्ट्रक्चर तुम बनाए हो, उसको डिफाइन करने के लिए ना यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है, और एक्चुअली ये केवल लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए ही है, आगे इसका कोई यूजेज नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक छूट गया बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा उसको देख लेते, उसके बाद लिमिटेशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये चार्ज सेपरेशन नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट द चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये चार्ज सेपरेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बस केवल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो देखो बेटा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट उसी बॉन्ड बेटा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसी को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ये क्या होता है बेटा? है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल एटम, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम सिंगल एटम। ठीक है, तो अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहा है, केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है HNO3। ठीक है, तो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन यहाँ पर बेटा सेंटर में आएगा और N यहाँ पर होगा, O यहाँ पर होगा, H यहाँ पर होगा। इस तरह से डेटिव बॉन्ड बनता है। देखा बेटा HNO3 का स्ट्रक्चर बुक वगैरह में देखा होगा, इस तरह से बना रहता है ना, देखा है ना बेटा स्ट्रक्चर HNO3 का। Yes, sir. अगर नहीं देखा है तो P ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम देखोगे। ठीक है, तो अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो एटम जहां पर उसको वहीं पे बनाओ, नाइट्रोजन बीच में नाइट्रोजन होगा, ऊपर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन था बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा नाइट्रोजन के पास? 5 1 2 5 ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन का ड्रॉ कर दिया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है उसको भी मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का जो सिंगल टन तुमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले हाइड्रोजन दे देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया आउटर मोस्ट सेल। ऑक्सीजन का भी ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करा दो बेटा, चलो इसको बाद में कराएंगे, इस ऊपर वाले ऑक्सीजन को करा दो पहले। ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं बेटा। नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 और चाहिए बेटा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन को केवल 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन को 3 दे दो। तो नाइट्रोजन को मैं 3 दे रहा हूँ। ठीक है, 2 इस ऑक्सीजन से, 1 इस ऑक्सीजन से। तो ये रहा इस तरह से, तो नाइट्रोजन को कंप्लीट हो गया। तो अब देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये जो इसने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर पूरा का पूरा ऑक्टेट सब एलिमेंट का कंप्लीट हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन रह गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो ये घूमता फिर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मांगता फिर रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, तो नाइट्रोजन का देखोगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। अब इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए नाइट्रोजन को, तो यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वो सिंगल हुआ है। ठीक है, सिंगल एटम्स हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर जो तुमने एरो बनाया है इस तरह से, है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। तो शेयरिंग कहां से कहां हुआ बेटा? नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर वन वे शेयरिंग हुआ है। तो अगर वन वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा तुम्हारा डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नाइट्रोजन क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इसने वन वे शेयरिंग में लगा दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा? डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आ गया सर। समझ में आया कि नहीं? ये जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ गया? ठीक है। Yes, कोई sir. ऐसा है बेटा जिसको समझ में नहीं आया? ठीक सर है, मेरा सबको एक समझ डाउट है आएगा। आप इसमें। डाउट पूछो बेटा। हाँ, बोलो सर बोलो क्या इसमें डाउट है? जैसे नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन का इधर से लिया है और एक इधर से, तो उधर से दो लिए हैं, तो एक इधर से लेके कर लेता तो फिर। कर लेता क्या नहीं करता उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है स्ट्रक्चर्स का, हम लोग ड्रॉ बना दे। पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर इनफाइनाइट है ना। ऑक्सीजन ने कोई इस ऑक्सीजन ने इससे नाइट्रोजन से क्यों बॉन्ड बनाया? ये ऑक्सीजन यहाँ पर जा सकता था, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता था। ये ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर ही क्यों आया, हाइड्रोजन यहाँ पर बीच में क्यों नहीं आया, है ना। तो पॉसिबिलिटी यहाँ तुम ढूंढोगे तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन से बॉन्ड यहाँ पर कम बनाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्ड ज्यादा बनाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो हम लोग नहीं जानेंगे बेटा कि क्या क्या और पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग देखेंगे बेटा एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो एक ही स्ट्रक्चर बेटा नहीं होगा, मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये डेटिव बॉन्ड बन गया। कभी कभी तुम देखोगे कि जो HNO3 है, HNO3 को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, HNO3 को, ठीक है। जो HNO3 यहाँ पे ऊपर तुमने बनाया है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, HNO3 को, है ना। ये तो क्लियर है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा का पूरा तुम्हें मालूम है। डेटिव बॉन्ड देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आया हुआ है ना। Yes, जहां sir. पर डेटिव बॉन्ड था, जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, वहां पर तुम सिंगल लाइन बना सकते हो इस तरह से। तो ये बन गया बेटा, ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। पहले ये क्या था बेटा, डेटिव बॉन्ड था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ये पहले। अब क्या हो गया, अगर तुमने यहाँ पर एरो नहीं बनाया, इसका मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो तुमने क्या किया, इस डेटिव बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे तुम डेटिव को कोवैलेंट में कन्वर्ट करोगे, इसके ऊपर जो एटम है, एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा तुम ऊपर कैलकुलेट भी कर सकते हो। जो का फॉर्मूला बताया गया है, इस फॉर्मूले में रखकर तुम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा, कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन ना। देखो यस सर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसने शेयर किया, नाइट्रोजन ने। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस, नेगेटिव सॉरी चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और बेटा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन नहीं है के ये, सर फॉर्मल चार्ज बोलोगे, ठीक है। हाँ, तो इसको बोलोगे फॉर्मल चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। तो एक्चुअली ये चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये फॉल्स चार्ज है, मैंने ऊपर लिखवा दिया है, ठीक है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। ये रियल चार्ज सेपरेशन नहीं है, बस ये फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। तो Yes. इस तरह से तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे Yes. अब मैं एक और बनाते रहा हूँ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, कैसे बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा और कार्बन के ऊपर -1, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो ये बन यस जाएगा। सर। एक और एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जितना एग्जांपल देखो उतना अच्छा रहेगा। तो N ट्रिपल बॉन्ड NO। तो अब यहाँ पर इस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है उसको डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कैसे कन्वर्ट करेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो पहले से कोवेलेंट है,
इसको कोवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा बेटा बताओ, प्लस आएगा और ना, में चार्ज आ जाएगा +1 और ऑक्सीजन के ऊपर Sir, positive. -1 आएगा। -1। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो जहां Sir, पर एरो है, एरो को हटाओ, एरो को हटाकर हम लोग वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देंगे। तो एरो का डायरेक्शन दिखाएगा कि कहां पर प्लस आएगा, कहां पर माइनस आएगा। ठीक है, तो जहां पर एरो का हेड है वहां पर नेगेटिव, जहां पर एरो का टेल है वहां पर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आएगा। बोलो क्या बोल रहे हो? सर किसी किसी बॉन्ड में सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे SO3 2- हाँ, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लिमिटेशन है, देखो लिमिटेशन में है ना। तो ऑक्टेट रूल का जो लिमिटेशन उसको देख लेते हैं। नंबर 1, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे बात करेंगे BF3 का। BF3 का अगर तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोरान के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं। तो अब देखो बेटा, अगर तुम बोरान को केवल देखो, बोरान को, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बोरान से, लेकिन बोरान को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? बोरान को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? बताओ यहाँ पे जल्दी से। सर 5। सर 5। 3 पहले Sir, से ही five, five. है ना, 5 और मिलेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन मिल कितना रहा है बोरान को? 3 ही मिल रहे हैं। केवल 3 मिल रहा है। इसका मतलब बोरान के पास 6, इस समय देखो कितना इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट शेल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर? केवल 6 हुआ ना। 6. इसका मतलब Yes, इसका ऑक्टेट yes, कंप्लीट नहीं है। जो BF3 है, BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी जो BF3 है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस है BF3 का। यहाँ पे लिख लो फॉर एग्जांपल BF3। ठीक है, फॉर एग्जांपल BF3 AlCl3। ठीक है, AlCl3 BF3। और यहाँ पर लिख सकते हो तुम, यहाँ पर तुम BX3 कर दो, यहाँ पर X लिख लो, X = FClBrI। ठीक है, BX3 वेयर X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में से कोई भी X हो सकता है। तो ये इसका एग्जांपल नंबर 1, जहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसके अलावा भी ढेर सारे मॉलिक्यूल है जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये ड्रॉबैक नंबर 1 है, लिमिटेशन नंबर 1 है। ठीक है, लिमिटेशन नंबर 2। तो लिमिटेशन नंबर 2 में क्या बोला गया बेटा? लिमिटेशन नंबर 2 में बोला गया है ना, इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। जबकि नोबल गैस भी रिएक्ट करता है। देखो, जो जिनान है, जिनान क्या बना रहा है? जिनान डाइफ्लोराइड। क्रिप्टॉन भी देखो कंपाउंड बना रहा है KrF2। जिनान देखो एक और कंपाउंड बना लिया है XCOF2। मतलब जो जिनान बेटा, जिनान या क्रिप्टॉन को इनर्ट होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको इनर्ट होना चाहिए, किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी जिनान और क्रिप्टॉन रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ लूप होल होगा। ठीक है, Yes. आगे चलते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑक्टेट मतलब क्या बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अगर तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे किसी भी मॉलिक्यूल में, वो इवन होना चाहिए। अगर तुम ऑक्टेट की बात करते हो, है ना, जैसे नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन की बात करो 7 होगा, लेकिन जब नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा, N2 बना लेगा, है ना, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। यस सर। मतलब Yes, अगर sir. कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, अगर सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होना चाहिए। फिर भी ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं
ऐसे ढेर सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जांपल तुम बात करोगे, एग्जांपल है ना, यहाँ पर एग्जांपल है ClO2, ठीक है, ClO2। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर NO। अगर तुम NO की बात करोगे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और जो सेकंड ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 7 + 8 कितना हो गया बेटा? काउंट करोगे, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑड हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर टोटल Yes, नंबर sir. ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होता है और फिर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। नंबर 4, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो अभी तुम लोगों ने बात किया था कि क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा जहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाए? एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है, इनफाइनाइट एग्जांपल है जहां पर ऑक्टेट रूल वायलेट कर जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल बात करोगे PCl5। PCl5 में देखो फास्फोरस 5 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है ना, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। तो फास्फोरस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बात करोगे तो? 10 हो जाएगा कि नहीं? 10 होगा ना? Yes, sir. अगर तुम बात करोगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 SF6 की बात करोगे तो सल्फर यहाँ पर हो गया, तो सल्फर यहाँ पर 6 फ्लोरीन से सराउंडेड है, तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा? 12 होगा कि नहीं? 12 है ना। 12. तो यहाँ पर फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल है जहां पर ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। नहीं एक्सप्लेन कर पाया बेटा कि कैसे यहाँ पर ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है Yes. सबको? ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लेना तुम लोग, और थोड़ा सा है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चीजें और यहाँ पर दिया गया एनसीईआरटी में, डिटेल में थोड़ा सा दिया गया है इस एक्सपेंडेड ऑक्टेट के बारे में, उसको एक बार पढ़ लेना। वो रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पॉइंट 5 दिया गया, इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। तो ये ऊपर जो रूल है ये रिपीट हो गया है ना, ऊपर जो रूल था ये रिपीट हो गया है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। ये जो था ना यहाँ पे CF2, यहाँ पे केमिकल इनर्टनेस, ये रिपीट हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। पॉइंट 5 देखो अब आ गया यहाँ पर, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता ये। ठीक है, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। क्लास 10th में मीथेन का स्ट्रक्चर क्या बताया गया था? वहां पर तुम लोगों ने एक नया टर्म सुना होगा, है ना, टेट्राहेड्रल शेप ऑफ मीथेन। सुना था बेटा टेट्राहेड्रल शेप? अगर नहीं सुना होगा तो यहाँ पर सुनोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप होता है वो लीनियर होता है, लीनियर। ठीक है, तो ये जो शेप आ रहा है लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर, प्लेनर, स्क्वायर, पिरामिडल, स्क्वायर, ये जो शेप होता है ना, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी ये ऑक्टेट रूल। पॉइंट 6 पर आ जाओ। पॉइंट 6 में लिखा हुआ है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसको नोट कर लोगे, नोट कर लो। सर ये 50 नोट समझ करना बताना मुझे। इसमें शेप वेप क्या, कौन सा सर? 50 शेप भाई पढ़ोगे बेटा? जो शेप है, शेप हम लोग VBT में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, जो समझ में नहीं समझ में आ जाएगा बाद में। ठीक है, ठीक है क्योंकि हम लोग शेप के बारे में पूरा आगे VBT में पूरा शेप ही शेप है, शेप क्या होता है मालूम चल जाएगा बेटा। ठीक है, ओके सर। सर कर लिया नोट। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT ये क्या होता है? तो देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है मेन हाईलाइट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले तो यहाँ पर हाईलाइट देखेंगे, क्या क्या हाईलाइट्स है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बेटा, वैलेंस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया VBT में कोवेलेंट बॉन्ड को।
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये जो थ्योरी है यहाँ पर ये बताता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा वो VSEPR थ्योरी से मालूम चलता है। एक नया टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, इसको पढ़ेंगे। तुम लोगों ने टर्म हाइब्रिडेशन केमिकल बॉन्डिंग से पहले पढ़ लिया है ना, परसेंटेज एस इन sp2 sp3 spa पढ़ा है, तो वहां पर हाइब्रिडेशन आया था, ठीक है। तो उस हाइब्रिडेशन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे क्या होता है हाइब्रिडेशन। समरी ऑफ VSEPR थ्योरी, कंपैरिजन ऑफ आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड एंगल रेजोनेंस एंड लिमिटेशन ऑफ VBT। तो काफी बड़ा है ये, तो कई क्लासेस में ये कंप्लीट होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे क्या हो रहा है। तो मेन हाईलाइट ऑफ VBT, जो हाईलाइट्स है यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है इस VBT में। तो VBT में लिखा गया है ना, फॉर कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म टू एटम मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर सो दैट ऑर्बिटल ऑफ वन ओवरलैप विथ अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाम कोई चिड़िया नहीं है, यहाँ पर क्या है ऑर्बिटल, यहाँ पर ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, ऑर्बिटल का शेयरिंग होगा। तो तुम्हें मालूम है, तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एटम्स, जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है, sp_d ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स भी नहीं है, वो लगातार मूव करता रहेगा, ठीक है। कभी न्यूक्लियस के पास आएगा, कभी न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पूरा का पूरा बेमानी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। तो अगर कोई बॉन्ड बनना है तो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। कैसे होगा आगे मैं बताऊंगा। नंबर 2, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ए न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म in which probability of finding electron pair is maximum। तो अगर ओवरलैपिंग होगा, अगर ऑर्बिटल का ओवर से s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, तो जो ओवरलैप रीजन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ज्यादातर टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रेवल करेगा, यहाँ पर रहेगा, बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम टाइम के लिए जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम होगा और जो ओवरलैप रीजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जो जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनता है बेटा, ये जो रीजन है इसे बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ए न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म, ठीक है। तो कैसे बनेगा इसको मैं आगे डिटेल बताऊंगा। पॉइंट 4 को देखो, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, लेसर विल बी बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी अट्रैक्शन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, ये बीच वाला रीजन है ना, जितना ज्यादा होगा अगर ओवरलैपिंग, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड है उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है। तुम बात करोगे बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ में लिख रहा हूं यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग वॉल्यूम में लिख देना क्योंकि ये स्फेरिकल होता है। यहाँ पर 2D तुम्हें दिख रहा है इसलिए एरिया दिख रहा है यहाँ पर। तो ओवरलैपिंग वॉल्यूम, ठीक है। अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो जो 4th पॉइंट है ये लिखा गया है, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, लेसर विल बी बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी अट्रैक्शन और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये पॉइंट 4 है ये,
तो इसको नोट कर लो, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ जितने भी चीज लिखा गया इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ मत, ठीक है? नोट कर लो। कर लिया? सर लुईस स्ट्रक्चर में तो गलत हो गया ना? क्या बेटा? कौन कौन सा स्ट्रक्चर? लुईस स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी और यहाँ पे ऑर्बिटल की शेयरिंग, तो मतलब हाँ, लुईस स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो अगर ये जो रीजन यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन है ना, अगर कम हो गया तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां पर वीकर बॉन्ड होगा। चलो आगे चलते हैं। अभी समझ में तुम जो तुम पूछ रहे बेटा, तुम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? घबराओ मत, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते जाओ क्लियरली। कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो है ना, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऊपर तुमने पढ़ा था वीबीटी में, सॉरी ऑक्टेट रूल में, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड वहां चलता था। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है? जो कोवेलेंट बॉन्ड है या तो सिग्मा बॉन्ड होगा या तो पाई बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप होगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पर जो डायग्राम है क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि ये डायग्राम क्लियर तुम लोगों को दिखाई दे, ठीक है? तो इन्वर्ट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर व्यू में, इन्वर्ट। थोड़ा सा आंखें बंद कर लेना। अब डायग्राम दिख रहा है सबको? यस ठीक है, सर। फिर मैं वापस कर दूंगा, sir. ब्लैक कर दूंगा, ठीक है? तो आंखें खोल लो, देखो अब यहाँ ढंग से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, तो एस एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग। तो 3 टाइप का ओवरलैपिंग दिया गया यहाँ पर, ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और नीचे दिया गया है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को इस तरह से पाई बॉन्ड भी लिखा था, पाई बॉन्ड, ठीक है? ये मैं ब्लैक ले रहा हूँ, ये पाई बॉन्ड, ठीक है? और जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड लिखता है, सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड लिखता है, सिग्मा बॉन्ड इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा? तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, द कोवेलेंट बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड between 2 atoms having maximum density of the electron cloud along the line connecting the center of bonded atom is called a sigma bond। ये सिग्मा लिखा हुआ, called a sigma bond, s bond लिखा हुआ, सिग्मा कर लेना, sigma bond। as sigma bond, sigma कैसे लिखा है यहाँ पर, ठीक है? as sigma bond is thus said to possess a cylindrical symmetry along the internuclear axis। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा चीजें लिखा हुआ है, इस समय हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो सिंपल जानो एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है? एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। Axial overlapping of atomic orbital gives sigma bond, ठीक है? अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग अगर हो रहा है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, है ना? तो पाई बॉन्ड क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वे और लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है? साइड वे और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स पाई बॉन्ड। तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर साइड वे ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है? तो अब देखो जो एस एस सिग्मा बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, वो 3 टाइप हम लोग पढ़ना है सिग्मा बॉन्ड, एस एस, एस पी, पी पी। तो 3 टाइप का सिग्मा बॉन्ड ही हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा भी सिग्मा बॉन्ड होता है लेकिन वो नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो मेनली 3 टाइप का सिग्मा बॉन्ड पढ़ना है, एस एस, एस पी एंड पी पी सिग्मा बॉन्ड। तो आ जाते हैं वापस यहाँ पर। तो डायग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो इसको मैं वापस इन्वर्ट कर देता हूँ। तो जो डायग्राम है, डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट यहीं ले लो बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहीं ले लो, तुम्हें दिखाई नहीं देगा वहां पर, ठीक है?
पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर ले लिया। ले लिया सर। यस सर। तो टाइम कम है थोड़ा सा, हाँ तो आगे चलते हैं। इसको नोट कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, sp सिग्मा बॉन्ड क्या है, ss सिग्मा बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस नीचे कर दूँ इसको। तो यहाँ देखो बेटा, पहले है ss सिग्मा बॉन्ड। तो ss सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। ss सिग्मा बॉन्ड बनेगा दो s ऑर्बिटल का, इससे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो ये दो हाइड्रोजन बेटा पास पास आएंगे। जब पास पास आएगा तो इसमें जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। कैसे ओवरलैपिंग होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, 1s1 होगा कि नहीं। सेकंड वाले क्या होगा बेटा, इसका भी 1s1 होगा, है ना, 1s1 1s1, ठीक है। तो यहाँ पर दो s ऑर्बिटल आ गए, हो गया फर्स्ट s ऑर्बिटल इस तरह से, है ना, और ये हो गया सेकंड s ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये दोनों अगर पास पास आएंगे, आप दोनों ऑर्बिटल पास पास आएंगे, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये जो डॉट है बेटा ये न्यूक्लियस है, ये डॉट है वो न्यूक्लियस है, और यहाँ मैंने पूरा का पूरा एटम बनाया है स्फेरिकल शेप, ठीक है। ये राउंड शेप दिख रहा है, एक्चुअली ये स्फेरिकल होगा। ये दोनों को पास पास लाओगे तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, इस तरह से जो ऑर्बिटल है ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। इस तरह से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ। तो अब जो ऑर्बिटल आस पास आ रहे बेटा, तुम यहाँ पर एक्सिस भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसको अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कराना है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर मैं। जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करेगा। तो ये रहा तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। उसी तरह से ये हो गया तुम्हारा, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, है ना। तो अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कराना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसको अप्रोच कराओ, पास पास लाओ। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ये दोनों पास पास आएंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो ये जो ओवरलैप रीजन है यहाँ पर, यही क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये होगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो डायग्राम पर तुमने देखा था बेटा, ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम पास पास आए बेटा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ओवरलैपिंग होने के बाद ये तुम्हारा बन गया लास्ट में सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। दूसरा है sp सिग्मा बॉन्ड। एक s ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल। ये s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये p ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। दोनों को पास पास लाओ, अलोंग द एक्सिस लाना बेटा, है ना। यहाँ पर एक्सिस x है, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा बेटा, ये x एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है ना। तो ये हो गया px ऑर्बिटल। तो पहला हो गया तुम्हारा s ऑर्बिटल, दूसरा है px ऑर्बिटल। तो s और px को पास पास लाओ, s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल को पास पास लाओ। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा कि नहीं ओवरलैपिंग, कुछ इस तरह से देखो, इस तरह से। और ये p ऑर्बिटल यहाँ पे देखो, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। ये होगा तुम्हारा ओवरलैप्ड रीजन, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसको बोलोगे sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखो sp सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर मैंने px लिया है, तुम py ले सकते हो बेटा। ये तुम्हारा s ऑर्बिटल है, तुम py ले लो। तो py लोगे तो बेटा अलोंग द एक्सिस अप्रोच कराना है। तो py के अलोंग इस तरह से, ये py है और ये s ऑर्बिटल है। तो अगर ये py है तो y एक्सिस के अलोंग तो आएगा ना बेटा ये। तो y एक्सिस के अलोंग इसको अप्रोच करा दो। तो अगर y एक्सिस के अलोंग आएगा तो इस तरह से बनेगा। ये तुम्हारा y एक्सिस है, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा sp सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो px है, यहाँ पर py है।
उसी तरह से तुम पी जेड भी ले सकते हो कि नहीं, बताओ। इस तरह Yes, से sir. तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा एस ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा तुम्हारा पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है, पी जेड। तो जेड एक्सिस के अलावा लाना है इसको, तो मैं पहले बना देता हूँ ओवरलैप यहाँ पर रीजन। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ये हो जाएगा तुम्हारा एस पी सिग्मा बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड है पी पी सिग्मा बॉन्ड। तो अगर पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के एक पी एक्स ऑर्बिटल दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल के साथ अप्रोच करे, इस तरह से पी एक्स हो गया, ये पी एक्स है, दूसरा भी पी एक्स हो, है ना, तभी तो लॉन्ग एक्सिस आएगा। एक पी एक्स हो, अगर दूसरा पी वाई हो तो एक्सिस तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो मतलब पी एक्स से पी एक्स से के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा। अगर पी एक्स Yes, पी sir. वाई ले लोगे तो दोनों का एक एक्सिस एस हो जाएगा, दूसरा एक्सिस वाई हो जाएगा, तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये होगा तुम्हारा ओवरलैप रीजन, जाएगा पी पी सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह से तुम पी वाई ले सकते हो, पी जेड ले सकते हो, है ना बेटा, ठीक है। तो इसका डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड Yes, का sir. डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बना लो, बन गया तो बोल देना। सर सर कर लिया। हाँ बोलो बोलो। सर एक बार पीजेड का एग्जांपल बोलो देना। बेटा, पीजेड का, चलो पीजेड का मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया पीजेड, दूसरा भी तुम पीजेड लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ये हुआ, ये तुम्हारा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कराना है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, तो पीजेड। तो अलोंग द जेड एक्सिस को अप्रोच कराओगे, तो इसको उठाओगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ लाओगे, और अलोंग द जेड एक्सिस को अप्रोच कराओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, है ना, समझ आ रहा है बेटा। ओके सर। तो ये हो जाएगा पी पी सिग्मा बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, टाइम हो गया है ना। ओके सर, गुड इवनिंग जिसको सर। डाउट हो पूछ सकते हो, जिसको डाउट नहीं है जा सकते हो, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। ओके Good बाय evening. सर। तो किसी भी डाउट नहीं है तो मैं एग्जिट कर दूं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सर, थैंक तो यू। मैं यस सर। ओके।